हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। पहले तो ये बात करेंगे ये डायमेंशनल एनालिसिस होती क्या है। एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है कि अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स दी गई हैं, तो उस सारी यूनिट्स को हम किसी एक यूनिट में ला लें। एसआई में ला लें, सीजीएस में ला लें, एमकेएस में ला लें। मतलब जितने भी यूनिट दी गए हैं सबको हम एक यूनिट में ला लेते हैं। तो इसको एक यूनिट में लाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस या फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं, या फिर फैक्टर मेथड बोलते हैं। तो एक्चुअली इस मेथड में वही होता है, जैसे कि हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। कोई चीज़ मीटर में दी गई है, उसमें दूसरी वैल्यू किलोमीटर में दी गई, तीसरी मिलीमीटर में दी गई। तो हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूओं को मीटर में या फिर किलोमीटर में या फिर मिलीमीटर में बदल के तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। तो हमें ध्यान ये देना है, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ही होता है कि जितनी भी क्वांटिटी दी गई है और जितने भी मतलब आप कह सकते हैं जितने भी क्वांटिटी दी गई है या फिर जितने भी लोग दिए गए हैं न्यूमेरिकल में या किसी कैलकुलेशन में, सबकी जो यूनिट हो ना वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि बोल दिया उसने, कन्वर्ट 1 इंच टू सेंटीमीटर। तो देखिए, ये तो हमने सिंपल सा ले लिया, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, क्या डायरेक्ट कन्वर्जन करा दिया। तो अभी हमें ये कन्वर्जन के लिए कुछ फिक्स वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता होना चाहिए। या फिर होता है 1 किलोमीटर, और भी कुछ चीज़ें लिख लेते। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml होता है। ठीक है। और अगर बोले 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और भी चीज़ें, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10, ठीक है, मीटर। ये सारी चीज़ें क्या है? कन्वर्जन है। जैसे कि हमें जब हम ये मोल की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें डाटा किसी भी चीज़ में मिल सकती है, किसी भी यूनिट में मिल सकती है। तो अगर दोनों वैल्यू जो है, दोनों यूनिट्स एक ही चीज़ में देंगे, एसआई में है तो एसआई में, एमकेएस में है तो एमकेएस में, तो हम उन्हें कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमारी वैल्यू अलग अलग यूनिट में दी गई हैं तो वहाँ हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन था ना, कन्वर्ट 1 इंच टू 1 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करते हैं हम, 1 इंच इक्वल टू जब होता है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 9 मत समझिएगा, 54 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डायरेक्ट सॉल्व हो गया। लेकिन अगर कोई कह दे 3.5 इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 सेंटीमीटर, जो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं। जैसे किसी ने कहा, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल था, डिस्टेंस बिटवीन, ये आपका होम है, माई होम टू माई स्कूल, स्कूल, ठीक है, मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी कितनी है, 1.75 किलोमीटर। तो फाइंड डिस्टेंस इन मीटर, या फिर सेंटीमीटर भी कह सकता है। तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो 1.75 किलोमीटर इक्वल टू x मीटर, ऐसे लिख लेना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो x मीटर इक्वल टू क्या आएगा, 1.75 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर। अब हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो इसी कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के बाद बात करेंगे कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग दो रूल के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो रूल होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, दूसरा रूल होगा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है।
तो हम लोग पहले नियम में बात करेंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि अब क्लास 9th में भी पढ़े थे कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मास क्या होता, कभी क्रिएट नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम केमिस्ट्री में अप्लाई करें तो केमिस्ट्री में ये रूल कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल मास नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। इन केमिस्ट्री वी कैन से mass of reactant equal to mass of product. If any chemical reaction occur, then mass of reactant equal to mass of product. Suppose mass of reactant not equal to mass of product, then what happen? It means some mass disappear, damaged. So it is not favorable for law of conservation of mass. Law of conservation of mass say mass of reactant always equal to mass of product in a chemical reaction. According to higher level, I am not saying it is pure true. According to your class 12th NCERT, there is a chapter chemical kinetics. So it's depend upon rate of reaction and depend upon situation at which time you ask. Now in present time, mass of reactant equal to mass of product. So don't worry, leave it. So now we start a law of conservation of mass. Law of conservation of mass, you can write new heading law of conservation of mass according to this rule. Law of conservation of मास। भाई साहब ये रूल जो होता है, जो पहला भी हमारा ये पहला रूल कह सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें 5 रूल पढ़ने हैं, जिसका पहला रूल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कभी कभी कह देता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या, तो उसमें 5 रूल आते हैं भाई साहब। ये ना कहना कि ये रूल बता दे, ये भी है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं है, ये उसी का एक पार्ट है। तो उसमें 5 पार्ट हमें पढ़ने हैं। तो चलिए आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसको दिया किसने था, इसको दिया था एंटोनी लेवाशियर ने। लेवाशियर ने इसको दिया था। उनके हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल मास कैन नॉट क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि मास को हम ना ही उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। इन अ केमिकल रिएक्शन, अब केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शन की बात करें। इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई एक रिएक्शन था जिसमें हम कार्बन को जला रहे थे विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आफ्टर कंबशन ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम होता है, 12 AMU भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 बार 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 32 ग्राम। अब देखिए ये टोटल कितना है, ये रिएक्टेंट, बिफोर एरो क्या होता है, ये सबका क्या है, रिएक्टेंट। अब ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा। रिएक्टेंट का मास कितना है 44 ग्राम। अब देखिए 1 कार्बन यहाँ था, 2 ऑक्सीजन यहाँ थे, 2 यहाँ पे थे। यहाँ पर भी कितना आया 44 ग्राम। ये क्या है, प्रोडक्ट। तो अब आप चेक करिए दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स। दोनों के मास बराबर 44 ग्राम 44 ग्राम। इसका मतलब ये जो हमारी रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती। देखिए आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो इसमें यही होता है। और एक चीज आपको बताएं, एक आपसे क्लास 10th में CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था कि लॉ ऑफ और जो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस है, जो केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, किस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। अगर इसे बैलेंस करना है तो हम यही मास चेक करेंगे। मास चेक करने के लिए नंबर आप स्पेसिफिक चेक करते हैं, हाउ मेनी कार्बन हियर 1, हाउ मेनी ऑक्सीजन 2, so it is balance. Okay, I take one more example for law of conservation of mass. It is example first. So now example second, I take hydrogen gas plus oxygen with the presence of electric arc, मतलब जो वैद्युत चिंगारी होती है जब बिजली कड़कती है। अब ये कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, H2O।
और ये बनाते हैं 2H2O। अब ये बैलेंस देखिए, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2 2। सो नाउ आई चेक व्हाट इज द वेट, 2 to 4 ग्राम, here 32 ग्राम, टोटल 36 ग्राम, ठीक है, टोटल 36 ग्राम। एंड नाउ वी चेक व्हाट इज हियर। भाई साहब ये दो लगा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको भी नहीं कैलकुलेट करिए, बताते क्या करना। हाइड्रोजन का 1 होता, 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 18। लेकिन ये 2 टाइम, अब ये 2 से होल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 36 ग्राम। ये क्या था, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट। ये क्या था, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो भाई साहब आप चेक कर सकते हैं जो आपका रिएक्टेंट का मास है, क्या ये प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, हाँ। तो ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो अब हम जो रूल की बात करने वाले, हमारा जो अगला रूल है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन क्या कहता है। उसके लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। भाई साहब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट मिल करके कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, क्या कहता है, इफ एनी एलिमेंट कंबाइन टू अदर एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड देन इट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है तो ये एक फिक्स अनुपात में, एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स होता है। और किसके फिक्स रेशियो में, इनके मास के फिक्स रेशियो में मिक्स होता। तो हमारा जो अगला रूल है, अगला रूल है लॉज ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसके रूल से क्या होता है कि जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन करेगा तो क्या होगा, एक दूसरे से फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेगा, और उसके किसके मास के अकॉर्डिंग। इसके सारे जो नोट्स होते हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं और आपको ग्रुप में भी भेजा जाता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो ये डेफिनिट प्रपोर्शन का मतलब क्या। मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन जब भी कंबाइन करता है, हाइड्रोजन बाइंड अ कंबाइंड combine with oxygen in 2:1 रेशियो। ये बात हमने कह दी किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन की। चलिए ये बात सही है कि नहीं चेक करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि कोई भी रिएक्शन करा लेते, जैसे कि हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं HCl, क्या है ये, एसिड। रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बनेगा, बनेगा NaCl। क्या हुआ इसका, इसका नाम है साल्ट, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। प्लस यहाँ से हाइड्रोजन, प्लस यहाँ से OH, ये ग्रुप मिलकर के क्या बना लिया, देखा आपने, ये बना लिया वाटर। चलिए अब इस पे तो हमें बात नहीं करनी, हमें बात करनी यहाँ पे कि जब कोई रिएक्शन होती है तो दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, तो हमने उनमें कौन कौन से एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए। तो वो 2:1 के रेशियो में जुड़ते। देखते हैं, हाइड्रोजन का मास होता 1, कितनी बार है 2, तो ये कितना आ गया टोटल 2। ऑक्सीजन का होता 16, मतलब ये हो गया 2:16। इसको लिख सकते हो 1:8। तो ये देखिए इसके मास का 1:8 रेशियो। और ये देखिए अगर एटम के बाद, एटम के रिस्पेक्ट में बात करें तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ बाइंड किए। तो इसका ये रेशियो बताता है कि जब भी किसी भी रिएक्शन में वाटर बनेगा, मतलब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, तो उसमें क्या होगा, ये रेशियो फिक्स्ड होगा। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। चलिए हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2 ग्राम, इधर कितना हो गया ऑक्सीजन का 16, क्रॉस कर दीजिए, आ गया 1:2। तो आप देख रहे हैं ये रिएक्शन बदल रही है, रिएक्शन अलग अलग, लेकिन जो हमारा अनुपात आ रहा है, इनका रेशियो आ रहा है रिएक्टेंट में, सॉरी जो प्रोडक्ट में रेशियो आ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, क्या आ रहा है, एग्जैक्ट सेम आ रहा है। तो इसी तरह से कोई भी रेशियो होगा, ऐसे कापर कार्बोनेट में रेशियो ले लीजिएगा आप, आपके NCERT में एक
डायग्राम बना है, तो उसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों केसों में जब कॉपर का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होके कॉपर का ऑक्सीजन और कार्बन के साथ रिएक्शन होकर कार्बोनेट बनाया जाता है, तो उनका जो अनुपात होता है, उनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स्ड होती है। और ये कौन सिखाता है हमें? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की। मतलब 5 रूल हैं, तो 2 रूल की हमने बात कर ली, 3 और रूल हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को देखिए, अगर क्वेश्चन का ये नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर लिखिए।